हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन में हम बात कर रहे हैं पोषण की कि जो जंतु होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। अभी तक आपने क्या समझे, पहले इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपना नया जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन पर आपको दो यहाँ पर डायग्राम दिख रहे होंगे। एक हमारे पास डायग्राम आता है मन्नू भाई का, ठीक है, और एक हमारे पास जो डायग्राम आता है वो आता है काऊ का। अब हमने क्या कहा, मन्नू भाई में डाइजेशन किस प्रकार से होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। जैसे आपने क्या कहा, डाइजेशन इन एनिमल्स या डाइजेशन इन ह्यूमंस। आपने ह्यूमंस में सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा है, जिसमें आपने मन्नू भाई का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेशन पढ़ा है। हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास काऊ आती है, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल का क्या मतलब होता है, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवाइज कर लेते हैं मन्नू भाई को कि मन्नू भाई में डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर काऊ यानी कि गाय की, उसमें जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास आते हैं, जिसमें आपने देखा कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, डाइजेशन क्या होता है, मनुष्य में जो पाचन तंत्र है वो क्या होता है। हमारा टॉपिक ये वाला चल रहा है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें आपने कहा था पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने कहा भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं। हमने एक टेबल यहाँ पर देखी थी जिसमें हमने कहा था अलग अलग वेज होते हैं यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के। ठीक है, स्टारफिश हमने अलग से पढ़ी थी क्योंकि ये क्या करे, स्टमक को पूरा अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही है। अब हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। दो हमारे पास पार्ट आते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, और केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन में आप चबाना, काटना, भोजन को काटना और चबाना शामिल होता है। केमिकल ब्रेकडाउन में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, केमिकल्स ऐड होते हैं। अब हमने कहा डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में हम पाचन पढ़े, जिसमें हमने क्या कहा था, मन्नू भाई का ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास आता है। और जैसा मन्नू भाई का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही होता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि बकल कैविटी, जैसे मुख गुहा कहते हैं, जैसे कि फूड पाइप, जैसे कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर भोजन नली कहते हैं। तीसरा पार्ट स्टमक यानी कि जिसे अमाशय कहते हैं। चौथा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जिसे कि आप छोटी आंत कहते हैं। और पांचवा पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट पार्ट आता है। ठीक है, अब हमने यही पार्ट्स में हमने डाइजेशन पढ़ा था, कैसे करके पढ़ा था सबसे। इसके अलावा हमने कहा कुछ यहाँ पे क्या होंगे, ग्लैंड्स भी आएंगे। ग्लैंड्स में कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके तीन पार्ट होते हैं, तीन पेयर होते हैं, तीन जोड़े होते हैं। यहाँ से और आपके टंग के नीचे से क्या आता है, तीन प्रकार के आपके पास लाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि आती है। अब आपने कहा वहां से सिक्रीशन हो रहा है किसका, सलाइवा का। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपने कहा आपने भोजन को ग्रहण किया है मुख में, तो मुख में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने टीथ पढ़े हैं, आपने टीथ पढ़ा है। और इसी के साथ आपने बात की है टंग की, यानी कि जीभ आपने पढ़ी है कि जीभ के क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भोजन नली, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो भोजन नली है। इसके बाद हमने स्टमक के बारे में बात की है, तो यहाँ पर आपने स्टमक के बारे में पढ़ा, स्टमक क्या होता है। अब हमारे पास छोटी आंत आई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन आई थी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कैसी होती है, किस प्रकार से इसके कार्य होते हैं। देन हमने बात की थी यहाँ पर किसकी, लीवर की, जिसमें आपने सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी होती है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में हमने बात की है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम अगर सारी चीजों को सम अप करें तो क्या आपने पढ़ा है, आपने जब भोजन को ग्रहण किया तो आपने क्या किया, फिजिकल ब्रेकडाउन किया भोजन का और आपने उसे चबाया। जब आप चबा रहे थे तो आपके मुख में लार या सलाइवा निकलता है, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। अब जो सलाइवा होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, एक पाचक रस होता है, जो कि क्या करता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। अब जब भोजन आपने चबाया तो आपने क्या किया, भोजन को निगला और भोजन जो है वो फूड पाइप यानी कि भोजन नली के माध्यम से आपके स्टमक में जाता है। तो हमने पढ़ा कि फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन स्टमक में होगा। सेकेंड, डाइजेशन में आपने कहा बहुत सारे यहाँ पर पाचक रस निकल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जैसे कि पेप्सिन है,
जैसे कि म्यूकस है। आपने कहा ये सारे क्या कर रहे हैं, पाचन में सहायता करते हैं और स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो रहा है। अब जो फूड है, जो भोजन है, वो स्टमक से कहाँ गया, छोटी आंत में गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इमेज को देखेंगे, यहाँ पर आपने कहा, ठीक है। अब हमने क्या बात की है, सबसे पहले तो मुख में पाचन हुआ। मुख में पाचन हुआ किसमें, किसके द्वारा, सलाइवा के द्वारा। लेकिन स्टमक में हुआ जिसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, पैक्सिन है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तीसरा हमने कहा कि अब ये जो भोजन है ये कहाँ जाएगा, आप स्टमक से ये जो भोजन है ये छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, और छोटी आंत में पाचन होगा। लेकिन आपने कहा छोटी आंत में पाचक रस सिर्फ छोटी आंत स्रावित नहीं करती, जैसे कि मुख में तो पाचक रस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड आती है, जो लार ग्रंथि आती है, वही श्रावित कर रहे हैं। स्टमक में हमने कहा कि यहाँ पर कौन श्रावित कर रहा है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय में एक ग्रंथि होती है और वही क्या करती है, सारे पाचक रसों का श्रावण करती है। इस ग्रंथि को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो आपके स्टमक से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रिक का जब भी नाम आएगा तो आपने कहा कि आप स्टमक की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होंगे, सारे पाचक रस श्रावित होते हैं। अब हमने कहा सारे पाचक रस श्रावित होते हैं तो यहाँ पर पाचन होता है। तीसरा हमने कहा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन गया तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, आपने कहा यहाँ पर हुआ श्रावण किसका, पाचक रसों का। तो लीवर से भी जो पाचक रस है वो कहाँ आए, छोटी आंत में आए। पैनक्रियाज कहाँ है, ये छोटी लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पैनक्रियाज। और इससे भी जो पाचक रस है वो कहाँ आए, छोटी आंत में आए हैं, तब जाके यहाँ पर पाचन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपकी छोटी जो आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें लिवर से भी पाचक रस आ रहे हैं और उसमें पैनक्रियाज से भी पाचक रस आ रहे हैं। और आपने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद में क्या कर रही है, पाचक रसों का श्रावण कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कहा वहाँ पे बहुत सारे पाचक रस श्रावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि लीवर जो श्रावित करता है उसे आप क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं या पित्त रस कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है, भोजन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब क्या होगा, पाचित भोजन का अवशोषण होगा। अब आप कहेंगे अवशोषण क्या होता है, हमने कहा देखिए, ये तो है छोटी आंत प्रकार से, ये तो है क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिनमें हमारा जो रक्त है वो बहता है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पर आपको दिखती हैं जो वेसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड, हमारा जो रक्त है वो बहता है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, पाचित भोजन होगा। छोटी आंत के पास क्या है, पाचित भोजन है। अब ये चीज क्या करेगा, भोजन का अवशोषण करने का मतलब है कि भोजन को, जो पाचित भोजन है, उसे हमारे रक्त में क्या करना, एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ हुआ भोजन का, छोटी आंत में हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को, छोटी आंत का की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर है। ठीक है, और बड़ी आंत की 1.5 मीटर है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। देखिए, जब हमने छोटी आंत को पढ़ा था, जब हमने छोटी आंत को पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, 7.5 मीटर इसकी लंबाई है। और जब हमने बड़ी आंत को पढ़ा तो हमने कहा इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर होती है। यहाँ पर क्या होता है, बड़ी आंत में कि जो पानी होता है और जो यहाँ पर लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमने पढ़ा था दस्त क्यों लगती है, डायरिया क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। ये बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, आपको इन शब्दों का मतलब समझना है। ठीक है, एक एक करके इन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने बात की है रूमेन। रूमेन को समझेंगे, रूमेन क्या होता है, देन कर्ड क्या होती है, रूमिनेशन क्या होता है, एंड रूमिनेंट्स क्या होता है, इसके बारे में देखिए। रूमेन क्या है, आपने कहा सबसे पहले तो ये देखिए, जब भी हम गाय या भैंस को घास देते हैं तो वो घास खाते हैं।
तब वो चबा रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। वैसे ही जो गाय या जो भैंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, घास को जब खा रहे होते हैं तो चबाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उनके पास कोई घास नहीं है, वो फिर भी कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि घास खत्म हो गई है, आपने 5-10 आधे घंटे या 1 घंटे बाद देखा कि वो फिर भी कुछ चबा रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या चबा रहे होते हैं या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम उसे घर में कहते हैं जुगाली। कि जो गाय और भैंस है वो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है, एक बार उन्होंने घास खा ली, उन्होंने घास को निगल लिया, अब वो उस घास को फिर से अपने स्टमक या अपने पेट से निकाल करके, पेट से ऊपर ला करके अपने मुख में ला रहे हैं। यानी कि सेम वैसा ही हो कि आपने एक बार खाने को निगला, अपने पेट में डाल दिया, पेट से फिर से आप खाने को अपने मुंह में लेके आ रहे हो, और तब जाके वहां पर क्या कर रहे हो, जुगाली कर रहे हो, आप च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो। ऐसा क्यों होता है कि जब गाय और भैंस घास खाते हैं तो वो क्या करते हैं, चबाते नहीं है सही से घास को, वहां पर ठीक से पाचन नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, एक बार में जो घास है वो जल्दी से अपने पेट में डाल लेते हैं। अब जब उनके पास घास नहीं है, अब वो उस घास को क्या करेंगे, मुख में लाएंगे, और क्या करेंगे, उसे अच्छे से चबाते हैं और जुगाली करके उस भोजन का, उस घास का पाचन करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। बस आपको यही समझना है कि पाचन कैसे हो रहा है। आपने कहा रूमेन क्या है, एक इट इज अ sac like structure present between the food pipe and small intestine in grass eating animals like cows and buffalo। आपने कहा कि रूमेन एक ऐसा पोर्शन है कि क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसी संरचना है जो कि भोजन नली और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे काउ एंड बफेलो। रूमेन क्या है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा रखा है ये रूमेन है, आपको एरो करके दिखा रखा है कि ये क्या है, रूमेन है। आपने कहा किस किस के बीच में, ये इसोफिगस है, ये क्या है, काव है, ये काव का क्या है, इसोफिगस है। ठीक है, इसोफिगस, और ये क्या है, छोटी आंत है, इसके बीच में क्या है, और भी पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब आपने क्या कहा कि जो रूमेन है, रूमेन क्या है, भोजन नली और छोटी आंत के बीच का पार्ट है, जो कि क्या है, एक बैग जैसी संरचना, एक पाउच जैसा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है कि रूमेन क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एट फर्स्ट एनिमल डू नॉट chew their food basically grass and instead swallow it। आपने बोला कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो यहाँ पर जंतु होते हैं, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं, वो घास को ठीक से नहीं चबाते हैं और सीधे उसे निगल लेते हैं। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन रूमेन। आपने कहा क्या हुआ, गाय ने घास खाया, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, घास को खाया लेकिन ठीक से नहीं चबाया है और सीधे क्या कर दिया, निगल दिया है। तो निगल देंगे तो आपने कहा कि जो इसोफिगस होगा वो भोजन को मुख से कहाँ लेके जाएगा, स्टमक में लेके जाएगा। तो स्टमक आप समझ सकते हैं कि रूमेन क्या है, स्टमक का पोर्शन है। आपने कहा भोजन को स्टमक में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। अभी उस भोजन का पूरा पाचन नहीं हुआ है, अभी जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। और फूड क्या है, ग्रास, इतना ध्यान रखना, यानी कि भोजन क्या है, घास भोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है वो कौन सा वर्ड है, कर्ड। कर्ड का मतलब क्या है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। अब हमने क्या बोला, देखिए हमने बोला गाय ने क्या किया, घास खाई, ठीक से नहीं चबाया, उसे निगल लिया है, उस घास को कहाँ पर स्टोर किया गया, यहाँ पर रूमेन वाले पोर्शन में, और हम उस घास को फूड कह सकते हैं, उस घास को हम फूड कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाय का वो फूड ही है। ठीक है, ये हमने क्या बोला, ये क्या है, फूड, या ये क्या है, ग्रास। ठीक है, ये क्या है, ये घास क्या है, गाय का खाना है। तो हमने कहा ये खाना कहाँ स्टोर हो गया है, रूमेन में स्टोर हो गया है। अब जब ये घास बाहर थी तो आप इसे क्या कह रहे थे, घास कह रहे थे, आप इसे क्या कह रहे थे, घास कह रहे थे। लेकिन जब गाय ने ये क्या किया, चबाया, थोड़ा सा चबाया, और इसे कहाँ स्टोर कर लिया है, रूमेन में स्टोर कर लिया है, तो अब ये जो फूड है ये कहलाएगा कर्ड। ठीक है, क्लियर है। घास और कर्ड में क्या डिफरेंस था,
हमने बोला जब यहाँ पर गाय ने घास नहीं खाई थी, जब गाय ने घास नहीं खाई थी तो आप इसे घास कह रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि ये क्या है, काऊ का फूड है, या फिर इस एनिमल का फूड है, नॉर्मल आप कह रहे हैं। लेकिन जब गाय ने घास खा ली है, थोड़ा सा चबाया और उसे क्या कर रहे हैं, रूमेन में स्टोर किया, तो अब आप इस फूड को क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं। ठीक है, पता चला डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रूमिनेशन। आपने कहा द कर्ड रिटर्न टू द माउथ एंड इन दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आपने कहा रूमिनेशन क्या है, रूमिनेशन हमने क्या बोला, रूमिनेशन एक प्रोसेस है आपने बोला, जो कर्ड होती है, कर्ड को रूमेन से, रूमेन आप समझ रहे हैं, रूमेन एक बैग जैसी संरचना है, या फिर आपका ये स्टमक है गाय का, जो कि इसोफेगस भोजन नली और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। ये क्या है, गाय का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपने कहा रूमिन क्या है, एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसमें कि क्या कर रही है, गाय स्टोर कर रही है किसी भोजन को जो अभी तक पूरा नहीं चबाया है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कर्ड को रूमिन से वापस मुख में लाकर चबाने या जुगाली करने की प्रक्रिया जो होती है, जुगाली करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए पहले रूमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, तो ये आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है रूमिनेंट। अब रूमिनेंट क्या होंगे, द एनिमल दैट स्वेलो, the animals that swallow their food at first and then chew it later on are called ruminants। आपने बोला ruminants आप किसे कहेंगे, आपने कहा जिन जंतुओं में रूमिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। अब आप क्या समझे, रूमिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पाई जा रही है, उसे रूमिनेंट्स कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो गाय है वो रूमिनेंट्स है, या जो बफेलो है वो रूमिनेंट्स है। ठीक है,
बिल्कुल हम कह सकते हैं। आप पढ़ लेते हैं आपने, ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज व्हाइल सेवरल अदर एनिमल्स कांट। आपने कहा क्योंकि जो घास होती है, आपने पढ़ा होगा जब अपने सेल चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपने कहा जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका है, कोशिका की जो भित्ति है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। जब आप बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की, आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं और जटिल होते हैं। सिंपल सी बात है, जिनकी संरचना सरल होगी उसे सरल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, जिनकी संरचना जटिल होगी उन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। जो जितना सरल होगा पचाने में वो उतना ही आसान होगा, जो जितना जटिल होगा वो पचाने में उतना ही जटिल होता है। तो आपके पास सेलुलोज एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इसे सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल या घास खाने वाले जंतु ही इसे पचा पाते हैं। These animals have a different types of bacteria present in the stomach that helps in digesting the cellulose. में कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने बात की है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हमने कहा अमीबा में भोजन का भक्षण और पाचन कैसे होता है, यानी कि अमीबा अपने भोजन को कैसे ग्रहण करता है और उसमें पाचन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अमीबा के डायग्राम को देख लीजिए। ये है अमीबा हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये एक ही कोशिका है। इतना छोटा होता है कि इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में ही देख पाते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करेगा और कैसे इनमें कैसे इसमें डाइजेशन होगा। तो आपने कहा सब कुछ हो रहा है, इंजेशन भी हो रहा है, अंतर्ग्रहण भी हो रहा है, डाइजेशन यानी कि पाचन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण भी हो रहा है, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उस भोजन का, उस पाचित भोजन का यूज भी हो रहा है और इजेशन भी हो रहा है, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर भी निकल रहा है। सारी प्रोसेस पाई जा रही है अमीबा में, जो आपने मनु भाई में पढ़ी थी। तो हमने कहा कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होगा, मनु भाई क्या है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, क्योंकि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबा का कोई भी, अमीबा में कोई अंग नहीं पाया जाएगा, जैसे कि हमें पचाने के लिए अलग से तंत्र होता है, इसमें कोई भी अंग नहीं पाया जाता, एक भी अंग नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी एक कोशिका होगी, ठीक है। ये हमें देखना है। तो पढ़ लेते हैं अमीबा में जो पाचन होता है वो कैसे होता है। आपने कहा द अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो केवल एक कोशिका से बना होता है, ठीक है, बिल्कुल। The amoeba has a cell membrane, cytoplasm, nucleus, which is round and dense and small. Which is round and dense and small. आपने बोला अमीबा क्या है, एक कोशिका झिल्ली। अमीबा में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक केंद्रक होता है जो गोल और सघन होता है। Vacuoles which are like bubbles present all over it, और छोटी छोटी रजधानियां होती है जो उसके चारों ओर बुलबुले की तरह होती है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली का क्या मतलब हुआ कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, इसके अंदर एक लिक्विड, के अंदर का ये जो लिक्विड होता है, ठीक है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा और क्या होगा, यहाँ पर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होगा इसमें, ठीक है। और क्या होगा, जो गोल और सघन होता है, और छोटी छोटी राजधानियां होती है जो इसके चारों ओर बुलबुले की तरह होती हैं। ये छोटी छोटी क्या है, इसमें राजधानियां हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या हमने बोला, हमने कहा कोशिका झिल्ली ये है, साइटोप्लाज्म ये है, केंद्रक ये है, और इसके अलावा हमने कहा जो छोटी छोटी राजधानियां होती हैं वो ये है, ठीक है। सारी बातें हो गई। नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने कहा था अमीबा इज कैपेबल of changing its shape and position on its own. अमीबा अपने आकार और स्थिति को अपने आप बदल सकता है, सक्षम है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि हम लोगों का एक निश्चित आकार होता है, ऐसा तो नहीं है कि आज हम ऐसे दिख रहे हैं कल को हम गोल दिखेंगे, परसों फिर से हम लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो शेप होती है, हमारा जो आकार है वो निश्चित है। आपने कहा हो सकता है अमीबा ऐसा दिखा, लेकिन हो सकता है अमीबा ऐसा दिखा, या हो सकता है अमीबा ऐसे दिखा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए आपने क्या बोला, अमीबा क्या है, उसका कोई आकार आपको नहीं दिखेगा। चलिए, तो ये जो सारे पॉइंट्स है एक बार आप लोग ने देख लीजिए।
चलिए, तो आपने स्ट्रक्चर देखा अमीबा का सबसे पहले तो। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये भोजन को ग्रहण करेगा। आपने कहा इट यूज अ फॉल्स फीड कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू टेक इन द फूड प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स। आपने बोला ये क्या करते हैं, अपने आसपास मौजूद भोजन को ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया नामक झूठे दांतों का प्रयोग करता है। दांत नहीं कहते, इसे फॉल्स फीड कहते हैं। ठीक है, टीथ नहीं है, ये फीट है। नेक्स्ट हमने बोला whenever it wants to intake the food, the pseudopodia or finger-like projections come out of its body। हमने कहा जब भी ये भोजन ग्रहण करना चाहते थे इसके शरीर से सूडोपोडिया या उंगली नुमा संरचना जो होती है वो उभर करके निकल आती हैं। The pseudopodia engulf the food and the food gets stored in the food vacuole। स्यूडोपोडिया क्या करता है, भोजन को अपने में समा लेता है और रिक्तिका में समा जाता है। ये लाइंस आपको और ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि अभी आप क्या करेंगे, डायग्रामेटिक वे में समझेंगे कि क्या क्या चीजें हुई होंगी। ये आपके पास डायग्राम आता है, ये आपके पास क्या आ गए हैं, स्यूडोपोडिया आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो क्यों बने हैं, क्या कार्य है इनका, जब भोजन अंदर आया तो कहाँ स्टोर हुआ है, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है, एसिमुलेशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी लाइंस आपने पढ़ी है अभी, वो आप लोग डायग्रामेटिक वे में समझेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हमें करनी है। आपको करना क्या है, अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा है, तो डाइजेशन को समझेंगे, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कितने प्रकार का होता है, डाइजेशन कितने पार्ट में डिवाइड है। अगर आप किसी मनुष्य की बात करें तो उसमें डाइजेशन कैसे हुआ है, अगर किसी घास खाने वाले जंतु की बात करें तो उसमें डाइजेशन कैसे होगा, और अब आप बात करें कि किसी एक कोशिकीय जीव जो बहुत सूक्ष्म है उसमें डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब आपको ये करना है कि आप तीन, आपने एग्जाम्पल ले लिए हैं, मनुष्य का, गाय का और अमीबा का, तीनों का कंपेयर हमें करना है कि तीनों में जब डाइजेशन हुआ तो क्या क्या आपके पास डिफरेंसेस आए हैं, क्या क्या यहाँ पर भिन्नता थी। इससे आप क्या समझेंगे कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हर जीव में अलग प्रकार से होती है। ठीक है, अमीबा में जो डाइजेशन है वो हमारा रह जाता है, जिसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।